Hey, assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. सो 5 जून को एक GF-17 थंडर ब्लॉक 2 झंग के एरिया के करीब क्रैश होने की न्यूज़ गर्दिश कर रही थी और फाइनली इसकी कंफर्मेशन जो है मार्टिन बेकर की जानिब से सामने आ चुकी है। स्क्वाड्रन नंबर 14 टेल चॉपर्स में ऑपरेट किए जा रहे GF-17 थंडर्स में से एक GF-17 थंडर क्रैश हुआ है। क्योंकि इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किन वजूहात की बिना पे ये क्रैश हुआ हो सकता है। लेकिन इफ़ आई हैव टू गेस तो मुमकिन तौर पे इंजन मेल फंक्शंस की वजह से ही क्रैश हुआ होगा। क्लेमाव RD-93 इंजन का इनमें इस्तेमाल किया जाता है और हालांकि इनकी सर्विस लाइफ में GF-17 थंडर के लिए इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, लेकिन रशियन इंजन शायद जहां सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं वो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हवाले से ही है। बहरहाल DGISPR ने इस क्रैश के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी है, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत अप्रोच है और फाइटर जेट क्रैश ये कभी ना कभी तो होंगे ही, डिस्पाइट के पाकिस्तान एयरफोर्स मामलात में रोकथाम के लिए एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड और एक एक्सीलेंट सर्विस मेंटेन रखती है। सो नास्टप में इस वक्त जो है चंद बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जारी हैं। इन डेवलपमेंट्स में जो है जेट की डेवलपमेंट से लेके स्मॉलर स्केल पे मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी के हवाले से जो एम्स या जो वर्किंग जारी हैं, ये फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इन्हीं सच डेवलपमेंट्स के अंदर जो है टर्किश कमान किस 2 के हवाले से भी एक अपडेट सामने आई है कि कमान किस 2 को लोकली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। नौ कमान किस 2 टर्की और बेकर कंपनी का बनाया गया स्मार्ट क्रूज मिसाइल है, या AI असिस्टेड क्रूज मिसाइल भी इसे आप कह सकते हैं, जिसमें ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इन्हांस किया जा रहा है। प्राइमरी गोल इस कमान किस 2 का स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट टारगेट्स को निशाना बनाना है, जिनको सर्जिकल प्रिसीजन के साथ एलिमिनेट किया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 200 प्लस किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है, मैक्स 0.6 की स्पीड इसमें मौजूद है, 1 आवर की फ़्लाइट एंड्योरेंस, 27,000 की फ़्लाइट सीलिंग, AI असिस्टेड ऑटो पायलट, AI असिस्टेड ऑप्टिकल कैमरा, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़ और नाइट ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज़, इन तमाम चीज़ों को या इन तमाम एस्पेक्ट्स को ये फीचर करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें गौर करने वाली है कि ये टर्की का इंडिजिनस इंजन जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नास्टप एरोस्पेस की डोमेन में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। अगर इन इंजन्स की तैयारी में नास्टप जो है इंडल्ज होता है, जो कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको तैयार किया जा रहा है, तो अगर इन इंजन्स को जो है नास्टप अपनी डोमेन के अंदर तैयार करने की कोशिश करता है और उसके बाद जो है फिर फ्यूचर के अंदर इसके हवाले से एक्सपेरिमेंटेशन करता है, तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर मिसाइल्स हैं, जिनमें क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो स्मॉलर स्केल के मिसाइल्स हो सकते हैं, उनमें जो है फ्यूचर के अंदर नास्टप की जानिब से आप अपने लोकल इंजन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ नास्टप की जानिब से अचीव की जाती है तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। आई एम श्योर इसको जल्द ही पाकिस्तानी कलर्स में देखा जाएगा और लेट्स सी इसके हवाले से फ्यूचर में किस किस्म की डेवलपमेंट देखने को सामने आती है। टर्किश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान के हवाले से पिछले चंद हफ्तों में एक नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई हैं, दोनों इसकी इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से भी और इसके फ्यूचर कस्टमर्स को मद्देनज़र रखते हुए भी। डेवलपमेंट की बात करें तो कान के लिए तैयार किया जा रहा एसलसान का मुराद 6000 ईसा रेडार अपने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन से क्रिटिकल डिज़ाइन फेज़ में दाखिल हो गया है। मुराद 6000 के सबसे अहम फीचर्स में से इसका डिज़ाइन और मॉड्यूलरिटी है, जिसकी वजह से इसको कान एयरक्राफ्ट के साथ जो है मुख्तलिफ UAVs या UCAVs में भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरह से आपका जो है सिंगल सोर्स ऑफ रेडार होने वाला है, जो कि फिर बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसकी रेंज या ये कितने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है या कितने टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है, इसके हवाले से कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यकीनन ये फिर इसकी इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स में मदद करने वाला है, जो कि फिर बहुत से एस्पेक्ट्स के अलावा इसकी एक्सपोर्ट में भी अहम होने वाली है। एक्सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं तो कान की एक्सपोर्ट के हवाले से भी चंद इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं कि सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का मुआयना किया गया है, जो कि लॉन्गर रन में पॉसिबल हो सकता है कि सऊदी अरब की जानिब से कान के प्रोजेक्ट में किसी स्केल पे फंडिंग की जा सके। आई डोंट थिंक कि डेवलपमेंट के मामलात में सऊदी अरब किसी किस्म की कोलैबोरेशन कर रहा है, सिर्फ
आदर प्रोजेक्ट की फंडिंग में या सिंपली कान की परचेज़ में जो है सऊदी अरब इंटरेस्टेड है, तो इट्स पॉसिबल कि सिर्फ फंडिंग के हवाले से ही कान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब की जानिब से देखा जाए, लेकिन इट्स एन एक्सपोर्ट सक्सेस जो कि टर्की की जानिब से हासिल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब जैसे ममालिक की जानिब से इस फाइटर जेट को ख़रीदे जाने से इस प्रोजेक्ट की और इस एसेट की जो क्रेडिबिलिटी है वो दीगर ममालिक के अंदर ज़रूर बढ़ने वाली है। एक और प्रोजेक्ट जिसके अंदर सऊदी अरब की जानिब से इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो बेकर कंपनी का बनाया जा रहा किज़लिमा यूकैफ है। नाउ किज़लिमा यूकैफ अगेन एक बहुत ही एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है जिसको टर्की की जानिब से उनकी नेवी के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इस्तेमाल किए जाने के प्लान्स मौजूद हैं, और उनका L400 लाइट हेलीकॉप्टर डेक जो है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किए जाने के प्लान्स मौजूद हो सकते हैं। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट जो है एक तरह से मैंड अनमैंड फॉर्मेशन के अंदर पायलट को असिस्ट करने में इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन कान के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो सऊदी अरब का इसमें इंटरेस्ट शो करना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कान की डेवलपमेंट बहुत से ममालिक की जानिब से देखी जा रही है, और लॉन्गर रन में बहुत से ममालिक इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। जियोपॉलिटिकल डोमेन में एक अहम डेवलपमेंट जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है। ब्रिक्स जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले चंद सालों में इसे स्पेशली यूएसए की काउंटर डोमिनेशन के खिलाफ जो है एक ऑल्टरनेट का रूप इख्तियार करने के हवाले से देखा जा रहा है, और इसी सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत से ममालिक ने रिसेंटली इसको ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है, जिनमें रिसेंटली जो है यूएई, सऊदी अरब और ईरान जैसे नोटेबल ममालिक भी ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन चुके हैं। और इस मौके पर टर्की, थाईलैंड और अब पाकिस्तान ने भी इसके लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है। टर्की का केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की नेटो का भी मेंबर है, और एक्चुअली ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि टर्की शायद नेटो से अलहदगी भी इख्तियार कर ले, जो कि पॉसिबली नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर अगर ट्रंप की जानिब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते जाते हैं और उनकी पार्टी जो है वो इख्तियारात हासिल कर लेती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रीवियसली जो एक्शंस लिए गए हैं उससे मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो के ममालिक के साथ इतने कोलैबोरेटिव नहीं थे, और फिर उस सेंटिमेंट को यूज़ करते हुए इट्स पॉसिबल कि टर्की की जानिब से नेटो से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए और ब्रिक्स के साथ फुली कमिटमेंट शो की जा सके। इसके अलावा भी चूँकि टर्की की जानिब से एक ऐसे नंबर ऑफ एसेट्स परचेज़ किए गए हैं जिसमें S-400 शामिल हैं, तो इट्स पॉसिबल कि टर्की की जानिब से अपना शिफ्ट जो है जियोपॉलिटिकल डोमेन में वो वेस्ट की बजाय ईस्ट की जानिब देखा जा रहा है। फिर सऊदी अरब के साथ यूएसए की 50 साला पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की मियाद जो है वो ख़त्म हो गई है, और अभी तक दोबारा इस एग्रीमेंट को साइन करने के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब मुख्तलिफ करेंसीज़ में, युआन्स में, रूबल्स में, यूरोस में, येन्स में, इन सब में ऑयल या इन रिसोर्सेज को परचेज़ करने के मामला तय करेगा। सो बहुत से ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो ब्रिक्स को एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्लियरली यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि यूएस सेंट्रिक हैं, या जिनका टिल्ट जो है वो अमेरिका की जानिब मौजूद है, इंक्लूडिंग जो हमारी मिलिट्री लीड भी है उनका रुझान भी जो है वो यूएसए या वेस्ट की जानिब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना यकीनन ये एक बहुत अहम चैलेंज होने वाला है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इस पर होपफुली फ्यूचर में जो है एक डिटेल वीडियो पे हम बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अब लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। Pakistan Defense Analysis out. Goodbye.